मधुमिता शुक्ला कविताओं की दुनिया का जाना माना नाम। लेकिन फिर अचानक 9 मई 2003 को ऐसा क्या हुआ कि मधुमिता शुक्ला की मौत दुनिया के लिए पहेली बन गई। आखिर क्यों मार दिया गया था उभरती हुई कवयित्री को, और किस बाहुबली से चल रहा था मधुमिता शुक्ला का अफेयर। आज के एपिसोड में हम साल 2003 में हुए मधुमिता शुक्ला हत्याकांड की फाइल को रीओपन करेंगे। साल 2003 की बात है। जल्दबाजी में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और कहती हैं कि अगर मधुमिता के परिवार को सरकार की जांच पर भरोसा नहीं है तो वो सरकार के पास अर्जी दें, हम इस केस की सीबीआई जांच करवाने के लिए तैयार हैं। और फिर दूसरे दिन न्यूज चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज चलती है, मधुमिता हत्याकांड में परिवार चाहता है सीबीआई जांच, सरकार के पास सौंपी गई अर्जी। लेकिन मधुमिता शुक्ला की कहानी यहां से शुरू नहीं होती। उसे जानने के लिए हम चलते हैं और पीछे। उत्तर प्रदेश लखीमपुर खेड़ी में एक परिवार रहता था। इस परिवार के मुखिया फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर थे और उनके 4 बच्चे, जिसमें तीसरे नंबर की बेटी का नाम मधुमिता शुक्ला था। मधुमिता को परिवार वाले प्यार से मधु कहकर बुलाते। मधु बचपन से पढ़ने में बहुत तेज थी और इसने 12 साल की उम्र में ही लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या, खुद की लिखी कविता को स्टेज से सुनाया था। तब से ये वीर रास की कविताएं लिख भी रही थी और लोगों को सुना भी रही थी। लेकिन फिर 9 जून 1996 की दोपहर को मधु के पिता की ब्रेन हेमरेज की वजह से मौत हो गई। परिवार के ऊपर दुख का साया मंडराने लगा। इसी समय मधु को एहसास हो गया था कि उसे कविताओं की दुनिया में ही नाम कमाना है। उसने खुद से वादा किया, एक दिन वो इस देश की बड़ी कवयित्री बनकर दिखाएगी। और वो इस राह में आगे बढ़ने के लिए मेहनत भी करने लगी। धीरे धीरे समय का पहिया घूमने लगा। देश भर के लोग मधुमिता शुक्ला को एक कवयित्री के रूप में जानने लगे। मधुमिता नाइट्स के नाम से मुंबई जैसी माया नगरी में भी शोज होने लगे। मधुमिता की लाइफ में सब कुछ बढ़िया चलने लगा। पॉपुलैरिटी और पैसों की बरसात होने लगी। एक शो के लिए मधुमिता 40,000 तक चार्ज करने लगी। इसी बीच तारीख आई 24 अक्टूबर 2001। लखनऊ में मधुमिता का कवि सम्मेलन चल रहा था। इसी शो में बीएसपी पार्टी से मंत्री अमरमणि त्रिपाठी का परिवार भी आया हुआ था। अमरमणि की 2 बेटियां अपनी दादी सावित्री देवी के साथ मौजूद थीं। सावित्री देवी को मधुमिता शुक्ला की कविताएं बहुत अच्छी लगीं। उन्होंने मधु से कहा, बेटी आप बहुत अच्छा बोलती हैं। मैं प्रदेश सरकार में मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की मां हूं, कृपया हमारे घर पधारिए। मधुमिता ने भी मुस्कुराते हुए हां कह दिया। लेकिन मधुमिता को नहीं मालूम था कि सावित्री देवी का न्योता उसकी लाइफ को 360 डिग्री बदलने वाला है। उसे यह भी नहीं मालूम था कि अब उसकी लाइफ में लव, सेक्स और पॉलिटिक्स की एंट्री होगी। अब मधुमिता की लाइफ में अमरमणि त्रिपाठी की एंट्री होने वाली थी। अमरमणि त्रिपाठी के घर जाने से मधुमिता के भाई ने रोका था और कहा था कि ये बहुत ताकतवर लोग हैं, इनके बारे में बहुत सी बातें मार्केट में फैली हुई हैं, हो सके तो इनसे दूर रहो। मधुमिता इस बात को अनसुना करते हुए कहती है, एक पब्लिक पर्सनैलिटी को सबसे मतलब रखना पड़ता है, तुम लोग चिंता ना करो और अपने काम से काम रखो। इसके बाद मधुमिता अमरमणि के घर चली गई। वहां उसकी मुलाकात अमरमणि से हुई। उसने मधुमिता को देखते ही कहा, आप बहुत अच्छी कवयित्री हैं, आप हमारे लिए भाषण क्यों नहीं लिखती। इसके बाद अमरमणि और मधुमिता के बीच दोस्ती की शुरुआत हुई। मधुमिता अमरमणि के लिए भाषण भी लिखने लगी। दोनों के बीच की दोस्ती बढ़ने लगी और कब इस दोस्ती ने प्यार का रूप ले लिया, किसी को पता नहीं चला।
लेकिन इस अफेयर की भनक अमरमणि के ऑफिस से होते हुए उसकी पत्नी के पास भी पहुंच गई। अमरमणि के घर में विवाद शुरू हो गया। इधर मधुमिता के घर वाले भी उसे समझाने लगे, लेकिन मधुमिता का ब्रेन वॉश हो चुका था। वो एक शब्द भी अमरमणि के खिलाफ नहीं सुनना चाहती थी। अमरमणि त्रिपाठी और मधुमिता शुक्ला का प्यार इस मुकाम पर पहुंच गया था कि 2 बार मधुमिता प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन दोनों बार अमरमणि त्रिपाठी ने मधुमिता को समझा बुझाकर अबॉर्शन के लिए राजी कर लिया। लेकिन फिर तीसरी बार भी मधुमिता प्रेग्नेंट हो गई। इस बार उसने ठान लिया था कि अबॉर्शन नहीं करवाएगी और इसीलिए अमरमणि और मधुमिता के बीच रिश्ता खराब होने लगा। मधुमिता उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन अमरमणि मधुमिता से पीछा छुड़ाना चाहता था। मधुमिता की प्रेगनेंसी की बात अमरमणि की बीवी को भी पता चल गई। उसे बहुत गुस्सा आया और उसने मन ही मन में एक साजिश रची। अब कहानी में प्रकाश और संतोष की एंट्री होती है। वैसे तो ये पेशे से शूटर थे, लेकिन ये अमरमणि के काफी खास भी थे। ये दोनों अमरमणि की बीवी मधुमणि को भाभी कहकर बुलाते थे। एक दिन की बात है, दोनों शूटर अमरमणि के घर में बैठे थे। तभी अमरमणि की बीवी वहां आती है और कहती है कि लगता है आप दोनों मुझे बस भाभी कहते हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। अगर वाकई भाभी मानते होते तो अभी तक आप अपनी भाभी के घर को बर्बाद करने वाली को ठिकाने लगा दिए होते। इतना कहकर अमरमणि की बीवी मधुमणि वहां से चली जाती है और फिर ठीक 3 दिन बाद तारीख आती है 9 मई 2003। लखनऊ की सुबह पेपर मिल की कॉलोनी में मधुमिता शुक्ला का घर। इस दिन मधुमिता और उसकी बहन का दोपहर में मार्केट जाने का प्लान था, लेकिन सुबह से मधुमिता की अमरमणि से फोन पर लड़ाई चल रही थी। इसलिए दोपहर होते होते मधुमिता ने अपनी बहन से कहा कि तुम अकेली मार्केट चली जाओ, मैं घर में ही आराम करना चाहती हूँ। बहन ने भी हामी भर दी और मार्केट की तरफ निकल गई। करीब आधे घंटे बाद ही पेपर मिल कॉलोनी में 2 लोगों की एंट्री होती है। ये 2 कोई और नहीं बल्कि शूटर प्रकाश और संतोष थे। ये दोनों मधुमिता शुक्ला के घर की बेल बजाते हैं। घर का दरवाजा उनका नौकर देशराज खोलता है। ये लोग पहले भी मधुमिता के घर आ चुके थे, इसलिए सीधे अंदर आ जाते हैं और देशराज से कहते हैं कि मैडम को बुलाओ, कुछ बात करनी है। इसके बाद मधुमिता बाहर आती है और देशराज को चाय बनाने के लिए किचन में भेज देती है। देशराज चाय बना ही रहा था कि उसे गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। वो डर जाता है और सीधा हॉल की तरफ भागता है। वहां पहुंचकर देखता है कि मधुमिता को गोली लग चुकी थी। वो जमीन पर गिरी हुई थी, बॉडी से खून बह रहा था। संतोष और प्रकाश घर से भाग चुके थे। यही बयान देशराज ने पुलिस के सामने भी दर्ज करवाया। पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच में निकलकर सामने आया कि मधुमिता शुक्ला 7 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। इसके बाद डीएनए जांच हुई। जांच में पता चला कि मधुमिता की कोख में पल रहा बच्चा उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता अमरमणि त्रिपाठी का था। पैसे और पावर का खेल शुरू हो चुका था। अमरमणि त्रिपाठी कोई छोटा नाम नहीं था। ये 6 बार एमएलए और हर पार्टी की सरकार का जरूरी हिस्सा हुआ करता था। जनता को भी जस्टिस की कम ही उम्मीद थी। लेकिन फिर कहानी में मीडिया की पावर आई। देश की मीडिया ने मधुमती शुक्ला का साथ दिया और सियासत की पावर कम होते हुए नजर आई। पुलिस ने अमरमणि त्रिपाठी, उसकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी, भतीजा रोहित चतुर्वेदी और 2 शूटर प्रकाश और संतोष को गिरफ्तार कर लिया। केस को देहरादून की फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर किया गया। पुलिस ने चार्जशीट पेश की
और कोर्ट ने अमरमणि त्रिपाठी, उसकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी, रोहित चतुर्वेदी और संतोष को उम्र कैद की सजा सुनाई। प्रकाश पांडे को संदेह के चलते रिहा कर दिया, लेकिन इसके बाद केस नैनीताल हाईकोर्ट पहुंचा। जुलाई 2011 में कोर्ट ने चारों की सजा को बरकरार रखा और प्रकाश पांडे को भी उम्र कैद की सजा सुना दी। अब गुनाह की हर आहट होगी नाकाम। सुनते रहिए अपराध। सत्रह साल की नाबालिग उम्र। आमतौर पर इस उम्र के लड़के सुहाने सपने देखते हैं, कई इश्क की दहलीज पर पहला कदम रखते हैं और तो कई करियर की राह का सपना देखते हैं। लेकिन इस लड़के ने कभी भी डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का या आईएएस बनने का सपना नहीं देखा। इसे फिल्में देखने का शौक था और इसी सफर में एक दिन एक फिल्म देखने के बाद इस लड़के ने सोचा कि अब ये सीरियल किलर बनेगा और एक दिन दुनिया इसे मध्य प्रदेश के स्टोन मैन के नाम से जानेगी। आज के एपिसोड में हम इसी सीरियल किलर की फाइल को रीओपन करेंगे, जिसने 17 साल की उम्र में एक के बाद एक 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और मध्य प्रदेश के लोगों ने इसे केजीएफ सीरियल किलर का नाम दिया। पूरी कहानी कुछ ऐसी थी। मध्य प्रदेश के सागर जिले का केसली गांव, इसी गांव में शिव प्रसाद गोंड रहा करता था। अपने परिवार में वो सबसे छोटा था और उसका एक भाई पुणे के किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता था। शिव प्रसाद ने 8वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी और गांव में ही रहने लगा। इसे बचपन से ही फिल्में बहुत पसंद थी। घर में छोटा सा टीवी था जिसमें शिव प्रसाद दिन भर मूवीज देखा करता। साथ ही ये मूवीज के नेगेटिव किरदारों को बहुत पसंद करता और अक्सर अपनी माँ से कहता कि एक दिन मैं भी बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। 14 साल की उम्र में शिव प्रसाद ने अपने गांव को छोड़ दिया और भाई के पास पुणे कमाने के लिए चला गया। पुणे के बाद शिव प्रसाद केरल, चेन्नई और गोवा भी गया। इसने इंग्लिश लैंग्वेज सीखी और कई बड़ी जगह काम भी किया। ये उम्र में तो बच्चा ही था, लेकिन पैसे ठीक ठाक कमाने लगा था। अब इसके पास मोबाइल भी था और इसने इंग्लिश भी सीख ली थी। शिव प्रसाद के माता पिता को लगने लगा कि एक दिन जरूर इनका लड़का कुछ बड़ा करेगा, क्योंकि इंग्लिश बोलना बड़ी बात थी। धीरे धीरे कुछ साल बीते और शिव प्रसाद 17 साल का हो गया। उसने अचानक अपनी माँ के पास फोन किया और कहा, माँ अब मैं बहुत जल्दी गांव आ रहा हूं। अब मैं मजदूरी नहीं करूंगा, मैं कुछ बड़ा करूंगा। माँ ने भी सोचा कि शायद बेटा मजदूरी से थक गया होगा, इसलिए ऐसे बातें कर रहा है। शिव प्रसाद मध्य प्रदेश के अपने गांव लौट चुका था। तभी तारीख आती है 14 अप्रैल 2022। थिएटर में एक मूवी रिलीज होती है जिसका नाम था केजीएफ चैप्टर 2। इस मूवी का ट्रेंड काफी ज्यादा था। शिव प्रसाद भी इसे देखने अपने गांव से सागर के एक थिएटर गया। केजीएफ 2 का डायलॉग चल रहा था, केजीएफ खून से लिखी हुई कहानी है, स्याही से नहीं बढ़ेगी। अगर आगे बढ़ानी है तो फिर से खून ही मांगेगी। और इसी डायलॉग को सुनता हुआ 17 साल के शिव प्रसाद को पता चल चुका था कि आगे चलकर उसे रॉकी भाई की तरह बड़े नाम वाला गुंडा बनना है। उसने मन ही मन में ठान लिया कि नाम करने के लिए उसे सीरियल किलर बनना होगा।
साथ ही उसे मर्डर करने का एक फिक्स्ड पैटर्न भी बनाना होगा, जिसे आगे चलकर लोग उसे मध्य प्रदेश के स्टोन मैन के नाम से जाने, और साथ ही साथ उसका रुतबा KGF 2 के रॉकी भाई की तरह हो जाए। फिल्म देखकर शिव प्रसाद गांव वापस आ जाता है और आगे की प्लानिंग करने लगता है। अपने घर में भी ज्यादातर समय वो KGF 2 के रॉकी भाई के डायलॉग ही बोलता रहता था। अगस्त का महीना आ चुका था, बरसात शुरू हो गई थी। एक दिन अचानक मौसम खराब ही था कि शिव प्रसाद ने साइकिल उठाई और अपनी माँ से कहा, मैं सागर जा रहा हूँ, माँ मुझे दुनिया बहुत जल्द पहचान जाएगी। माँ कुछ कह पाती कि शिव प्रसाद साइकिल से ही सागर के लिए निकल गया। उसकी माँ को नहीं पता था कि वो एक बच्चे के तौर पर अपने बेटे को आखिरी बार देख रही थी, क्योंकि अब बहुत जल्द शिव प्रसाद कुछ ऐसा करने वाला था जो कि कोई बच्चा तो बिल्कुल नहीं कर सकता। शिव प्रसाद सागर पहुंच चुका था। उसके दिमाग में एक प्लान था जिसके लिए वो सही समय और अपने पहले टारगेट की तलाश कर रहा था। 28 अगस्त को शिव प्रसाद अपनी साइकिल से ही सागर के कैंट एरिया में पहुंचा। वहां एक कारखाने के चौकीदार पर इसकी नजर पड़ी। ये समझ गया कि इसे इसका पहला टारगेट मिल गया है। फिर 29 अगस्त की देर रात सागर के कैंट एरिया के कारखाने का चौकीदार कल्याण, उम्र 50 साल, सोने के लिए लेटा ही था कि तभी उसके सर पर शिव प्रसाद ने कई बार हथौड़ा मारा और इतनी बुरी तरह से मारा कि उसी समय उस चौकीदार की मौत हो गई। 30 अगस्त को सागर के कैंट पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज होती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत कर ही रही थी कि उसी रात को शिव प्रसाद को उसका दूसरा टारगेट मिल चुका था। इस बार लोकेशन गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज था। 30 अगस्त की देर रात शिव साइकिल से आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज पहुंचा। वहां उसने चौकीदार शंभू नारायण दुबे को देखा और फिर कुछ देर इंतजार किया। फिर जब रात के 1 बज गए, चौकीदार शंभू नारायण दुबे को नींद लगने ही वाली थी कि शिव प्रसाद ने उसके ऊपर भी हथौड़े से वार कर दिया। इस बार भी शिव ने चौकीदार के सर को इतना मारा कि उसकी वहीं मौत हो गई। पुलिस कुछ कर पाती कि 31 अगस्त की रात को शिव ने तीसरा मर्डर भी सेम उसी तरीके से कर दिया। इस बार भी लोकेशन सागर शहर ही था। मर्डर का पैटर्न भी सेम था। पुलिस को अंदाजा लग गया था कि यह किसी एक हैवान का ही काम है। पुलिस को यह भी समझ आ गया था कि मामला किसी सीरियल किलर का है। पुलिस के ऑफिसर्स ने अंदाजा लगाया कि जब 3 दिनों में 3 मर्डर हुए हैं तो चौथा भी होगा। इसीलिए करीब 250 पुलिस वाले सागर शहर में सीरियल किलर को पकड़ने के लिए तैनात कर दिए गए। शहर की सड़कों में तलाशी शुरू हो गई। CCTV फुटेज की तलाशी भी शुरू हो गई। अखबारों के जरिए शिव प्रसाद को भी पता चल गया कि पुलिस एक्शन में आ गई है। इसीलिए चौथे मर्डर के लिए शिव प्रसाद ने भी अपनी लोकेशन बदल दी। इस बार वो बस पकड़कर पहुंच गया मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। यहां उसने ईदगाह इलाके में रहने वाले और मार्बल कंपनी में काम करने वाले 23 साल के लड़के सोनू वर्मा को अपना टारगेट बनाया। तब तक सागर की पुलिस को भी क्लू मिल चुका था कि सीरियल किलर भोपाल पहुंच चुका है। सागर पुलिस भी भोपाल की तरफ रवाना हो जाती है और भोपाल पुलिस हेडक्वार्टर को सूचना दे दी गई थी कि एक सीरियल किलर सागर से भोपाल गया है। भोपाल और सागर दोनों जगह की पुलिस अलर्ट मोड पर थी। लेकिन फिर भी शिव प्रसाद थर्सडे की रात चौकीदार सोनू वर्मा का मर्डर करने में कामयाब हो जाता है। इस बार उसने सोनू वर्मा का मर्डर मार्बल का यूज करके किया था। 17 साल के एक लड़के ने एक हफ्ते में 4 मर्डर कर दिए थे।
और आगे पता नहीं वो कितने करने वाला था। भोपाल पुलिस के ऊपर दबाव बढ़ता है और पुलिस अपना पूरा दम लगा देती है। तभी पुलिस को पहली बार एक सीसीटीवी फुटेज में ये सीरियल किलर नजर आता है। पुलिस को देखकर हैरानी होती है कि ये केवल 16-17 साल का लड़का था जो सफेद शर्ट में रात को लोगों का मर्डर कर रहा था। उस सीसीटीवी फुटेज में दिखा था कि शिव प्रसाद ने कितने भयानक तरीके से भोपाल में सोनू की हत्या की थी। अब शिव प्रसाद अपने नए शिकार के लिए भोपाल के लाल घाटी इलाके में पहुंच गया, लेकिन भोपाल पुलिस को पता चल चुका था और पुलिस ने जाल बिछाकर भोपाल की लाल घाटी इलाके से 17 साल के शिव प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि जब हम लोगों ने इसे गिरफ्तार किया तो ये बिल्कुल नहीं घबराया, बल्कि ये मुस्कुरा रहा था। इसको ऐसा लग रहा था जैसे इसने बहुत बड़ा काम किया हो। इसके चेहरे में एक शैतानी मुस्कान थी जिसे शब्दों में बता पाना मुश्किल है, और इसने बड़े गर्व से बताया कि मैंने भोपाल में एक और आदमी को मार दिया है। साथ ही शिव प्रसाद ने कहा था कि मैं केजीएफ के रॉकी भाई की तरह बड़ा गुंडा बनना चाहता हूं। शायद मैं बन भी गया हूं। अगर आज तुम लोग मुझे नहीं पकड़ते तो अब मैं पुलिस वालों को मारने की तैयारी कर रहा था। इसके आगे पुलिस ने बताया कि कोर्ट में पेश करते वक्त भी इसने किसी विलन की तरह हाथ उठाकर अपनी जीत का इजहार किया था, और इसका मकसद कम समय में ज्यादा पैसे और नाम कमाना था। केजीएफ सीरियल किलर शिव प्रसाद की गिरफ्तारी तो हो चुकी है, लेकिन इसका केस अभी भी कोर्ट में है। फैसला आना बाकी है। इसीलिए मारे गए गरीब सिक्योरिटी गार्ड्स के परिवार वालों को अभी भी उनके हिस्से का इंसाफ मिलना बाकी है। इंसाफ की लड़ाई में ये देश उनके परिवार के साथ है। अगर आपको पहचाननी है जुर्म की आहट, तो सुनते रहिए अपराध। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।